फिर संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी क्या करता है, रोकता है, जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग क्या करें, गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए क्या है, अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। तो इस भावना में बहकर लोग क्या कहते हैं, बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। तो बहुत सारे लोग तो इस बात का महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे समय तक अगर क्या कहते हैं, लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को क्या करेंगे, तहस नहस कर देगा। और एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। तो एक अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसमें बुनियादी संरचना है तो इस तरह के उन्माद से बचाता है। तो जो देश की बुनियादी संरचना है उसको इस तरह के उन्माद से बचाता है। वो ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता, जिनके जरिए क्या होता है, नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है। तो जिनके द्वारा क्या होता है, नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो इस प्रकार से उनकी स्वतंत्रता की भी रक्षा होती है। तो इस चर्चा से हम लोग ये समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार की चर्चा से हमारे लिए संविधान के बारे में समझना आसान हो गया कि संविधान किसी भी यानी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, संविधान ना। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझेंगे कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का किस तरह ग्रहण करते हैं। अब देखेंगे भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि जो स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें किन नियमों का मानना पड़ता था। जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने क्या कहता था, भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए और उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना चाहिए। तो जो क्या कहते हैं, जो स्वतंत्र भारत है यह एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए और इसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और इसके जो कामकाज के नियम हैं तो क्या हो। यह काम किसी एक आदमी का बस का नहीं था और इसमें जो लगभग है 300 लोगों ने योगदान दिया। तो कितने लोगों ने, 300 लोगों ने। और 1946 में गठित की गई और संविधान सभा के सदस्य थे। तो 300 लोगों ने योगदान दिया और इसको 1946 में गठित किया गया और संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। तो जो भावी संविधान था उसके निर्माण के लिए अगले 3 साल तक क्या हुआ, संविधान सभा की बैठकें होती रही। अब देखेंगे संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता। तो संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता क्या है कि एक जबरदस्त भावना थी कि भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। तो जो भावी संविधान है उसके एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे और इस चित्र में दिया गया पटेल दिखाई दे रहे हो और जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो यहाँ पर पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के महत्वपूर्ण एक सदस्य थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान की सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी ना ही एक धर्म था। तो एक संविधान के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में ना तो कोई एक भाषा थी और ना एक धर्म था। बहुत सारे धर्म था, बहुत सारी भाषाएं थी और ना ही एक जैसी संस्कृति थी, अलग अलग संस्कृतियाँ भी थी। ऐसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय क्या हो रहा था, हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था और कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। तो कुछ रियासतें जो है ना वो तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी
जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी, जो जनता थी उसकी आर्थिक स्थिति भी भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, तो इतने सारे मुद्दे संविधान सभा के सामने थी। लेकिन उन्होंने इससे ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए क्या किया, विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया तो उसमें क्या था, सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों मतलब जो जनप्रतिनिधि है उसके निधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी क्या क्या जोर दिया गया है। और इधर देखिए बाबा साहेब को, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को क्या करें, संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जो जातियां हैं ना बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू है। तो ये जो कानून बना है ना इसमें संचालन सवर्ण हिंदू है और अधिकारियों के सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। और इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। तो जो जनजातियां हैं उनसे क्या कहें, जो अनुसूचित जातियां हैं उनसे आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा और सारे जो लोक सेवा है उसमें भी बढ़ चढ़कर क्या हो, शामिल हो। आगे देखेंगे कि आगे के हिस्सों में जो भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। तो इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए। जिनमें इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया ना। अब देखेंगे संघवाद, फेडरलिज्म, ठीक है। संघवाद यानी फेडरलिज्म, इसका मतलब है देश में एक से अधिक यानी क्या है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। तो फेडरलिज्म कहते हैं उसको, संघवाद को फेडरलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना फेडरलिज्म है, तो संघवाद है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, जो केंद्र स्तर पर भी हैं, राज्य स्तर पर भी है, केंद्र स्तर पर भी है, क्या है जो राज्य स्तर पर भी है और केंद्र स्तर पर भी है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताबें हैं, हम लोग क्या देखें, राज्य सरकार के काम काज को देखें, और इस साल हम लोग क्या देखेंगे, केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें जो राजधानी दिल्ली है ना उसमें क्या है, जो बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। तो जो दिल्ली में कुछ लोग बैठे हुए वही लोग खाली फैसला ना लेने लगे, ऐसा व्यवस्था ना होना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया, प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि जो इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी किया जा सके। तो जैसे बात करेंगे हमारा देश है, तो यहाँ पर जो दिल्ली है ना बीच में, यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो यही केवल जो कानून व्यवस्था है, जो देश का व्यवस्था है, तो वही लोग केवल ना लीजिए, या इधर प्रांतीय इलाका है, इधर के लोग भी कुछ कानून में भाग ले, कानून को समझे, कानूनी व्यवस्था को समझ पाए, उसमें हिस्सा ले और उनके हिसाब से फैसला भी हो। भारत के सभी राज्यों की कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों का केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग तो देखें कि तीनों रूप से होना चाहिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर पंचायती व्यवस्था, तीनों रूप से सरकार को संभालने का तरीका होना चाहिए, फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। और कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई है जिनमें बताया गया कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए क्या करे, पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। और संघवाद के अंतर्गत, फेडरलिज्म के अंतर्गत, जो फेडरलिज्म है ना उसका अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। तो जो राज्य
केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, क्या होते हैं वे संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। तो उसको संविधान से ही जो ताकत मिला है, अधिकार मिला है, ठीक है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के जितने भी लोग हैं ना, इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी, तो सभा के सदस्य AK अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है। तो देखिए फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है कि AK अय्यर ने क्या कहा था, या यही वाला स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछ सकता है कि ये वाला किसने कहा था कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में। हाँ, तो सफलता में क्या होता है, गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क जो मताधिकार है ना, उसके जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी और यह आम आदमी की कुशल क्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को क्या करेगी, प्रोत्साहन देगी। अब देखेंगे संसदीय शासन पद्धति। नंबर दूसरा का संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी में दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। अब भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को क्या करते हैं, वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के जो सदस्य होता है, जन संविधान की रचना कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर नीचे दी गए चित्र में दिया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं, किस प्रकार से लाइन पर खड़ा है ना। और ये हम लोग का संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया है और उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों का क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग। हाँ, रोक चलो। क्या होगा, इससे जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अगले प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। और इसके अलावा जो होता है ना, हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, चाहे उसका पृष्ठभूमि कैसा भी हो समाज में, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या कोई बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो अपना सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, वो क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ये जो प्रतिनिधि होता है ना, तो जनता के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम लोग इस पुस्तक की दूसरी इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि शक्तियों का बंटवारा क्या है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है, हमारे निर्वाचित जो प्रतिनिधि होता है ना, ये कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। अब देखेंगे न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा क्या है, जो सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी जो अंग होता है ना, शक्तियाँ एक दूसरे से क्या होती है, अलग होंगी ना। और शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह क्या होता है, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बनाए रहता है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा ही करने लगे। और इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसी कई प्रावधानों को क्या किया, संविधान में शामिल किया, जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली जो कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। ठीक है।
इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखिए कि इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना है, लेकिन चुनाव के जरिए जो सरकार बदल सकती है उस पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। तो सरकार से कहीं ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है और इसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो जो राज्य होता है ना, इसका क्या मतलब है, कहीं ज़्यादा व्यापक होता है और उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा वाला भाग बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।